हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। तो उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है, लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए, एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको ये बुक्स मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप सिंपल फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, दैट इज वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब लाइट का इंटरफेरेंस जो हम बात करते हैं वो क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। और यहीं पर हम बात करेंगे दो टाइप का इंटरफेरेंस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उनके कुछ मैथमेटिकल कंडीशन। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो चलें शुरू करते हैं। अब मेरी बात को सुनना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शुरू करने से पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, अब देखो, सोर्स ऑफ लाइट जानते हो ना, जहां से लाइट निकलती है। ठीक है, अब हम कोहेरेंट सोर्सेस किसे बोलेंगे। अगर कोई दो सोर्स लाइट वेव एमिट कर रही है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम वेवलेंथ एंड इन सेम फेज, या फिर अगर उनका फेज डिफरेंस भी हो तो कांस्टेंट हो, तो ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं मैंने कहा कि दो सोर्सेस हैं, है ना, जो लाइट वेव एमिट कर रहे हैं ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, और वो दोनों वेव सेम फेज में भी हैं, या फिर अगर उनमें फेज डिफरेंस है भी तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ उनके फेज में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। मतलब जो स्टार्टिंग से फेज डिफरेंस चल रहा है कि नहीं, वही फेज डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो सेम फेज में होना चाहिए लाइट वेव। तो हम कहेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। तो वही यहां पर डेफिनेशन लिखा है, देखो, द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग a constant phase difference are called coherent sources. Is it clear? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहां पर दोनों लाइट वेव, मतलब जो भी सोर्सेज हैं वहां से जो भी लाइट वेव्स निकल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और वो दोनों सेम फेज में होने चाहिए, या फिर अगर फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये फेज क्या होता है। ठीक है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन देखो यहां पर मैं बताता हूं। किसी वेव की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूं तो मैं बोलूंगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी है ना, दैट इज एंगल, ये जो ओमेगा टी है इसी को कहते हैं फेज, इसी को कहते हैं फेज। इज इट क्लियर, है ना। तो मैंने कहा कि y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t मान लो, तो ये ओमेगा 1t क्या है, फेज है, हाँ है ना। ठीक है, तो अब बताओ, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो जो लाइट वेव एमिट करेंगी, है ना, उनका सेम फेज होना चाहिए, या फिर अगर फेज डिफरेंस भी हो तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर मैंने क्या बोला, मान लो जो पहला वेव है वो है a साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो आपका वेव है वो है आपका b साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ठीक है, अब आप देखें, ये आपका वेव, दोनों का ओमेगा मैंने सेम रखा है ना। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
भाई फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि ओमेगा होता है 2πf, है कि नहीं? तो यहां पर दोनों का ओमेगा सेम है, लेकिन इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एंगल दिख रहा है ना, मतलब दोनों के फेज में आपको एक डिफरेंस दिख रहा है, और वो डिफरेंस कितने का है? फाई का। अगर मैं यहां पर बोलूं फेज डिफरेंस कितने का है, तो फेज डिफरेंस जो है आपका वो कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, एंगल का डिफरेंस, तो ये कितना आएगा? ओमेगा टी कैंसिल फाई। तो साफ दिख रहा है कि दोनों में फेज डिफरेंस फाई का है कि नहीं? और यहां पर आप देखो ओमेगा टी प्लस फाई है, मतलब ये वाला वेव इस वाले वेव को लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई, है कि नहीं? मान लो फाई की वैल्यू है π/2, तो π/2 एंगल से ये लीड कर रहा है इसको, है कि नहीं? अब तुम बोलोगे ये सर ये फेज डिफरेंस आता कैसे है? ठीक है, तो ये आता है आपके पाथ डिफरेंस की वजह से, है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि एक लाइट वेव ऐसी है, देखो ध्यान से, ये मान लो सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, ठीक है, S1 मान लो पहला सोर्स है, ये लाइट वेव ऐसा एमिट कर रहा है कि नहीं? ठीक है भाई, ये लाइट वेव ऐसा है आपका, ठीक है। अब देखो एक और सोर्स ऑफ लाइट है, वो मान लो यहां पर है सोर्स ऑफ लाइट S2, है कि नहीं? अब बताओ यहां पर ये लाइट वेव एमिट कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी का, है कि नहीं? लेकिन इनके रास्ते में डिफरेंस है ना, स्टार्टिंग से ही इनके पाथ में डिफरेंस है कि नहीं? इतने का पाथ डिफरेंस है कि नहीं? तो आप बताओ यहां पर देख करके, यहां पर अगर मैं इसको बोलूं तो ये देखो ये कितना आपका 2π होता है, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये 2π होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फेज का डिफरेंस कितना है? 2π का डिफरेंस है कि नहीं? तो ये आपका 2π है, तो एक वेव यहां से निकल रही है, एक वेव यहां से निकल रही है, तो दोनों के पाथ में मतलब लेंथ में डिफरेंस आ गया, है कि नहीं? तो यहां पर लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से एंगल में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, किसी दो लाइट वेव में, लेकिन वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। मैं अगर बोलूं एक वेव यहां से शुरू हो रही है, एक वेव यहां पर है, ठीक है। अब बताओ दोनों में जो लेंथ का डिफरेंस है, जो स्टार्टिंग में जो डिफरेंस है, वो एंड तक वही रहेगा डिफरेंस ना, मतलब पाथ का जो डिफरेंस एक बार बन गया है कि नहीं? वही पाथ डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए दोनों लाइट वेव के बीच में, तो आपका फेज डिफरेंस भी वही बना रहेगा, है कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, से जो लाइट वेव निकलती है उनमें अगर फेज डिफरेंस है तो वो वही कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट द टाइम। और मैंने ये कहा कि फेज डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, रास्ते का जो डिफरेंस है उसकी वजह से फेज डिफरेंस अराइज हो जाता है कि नहीं? अभी अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। क्लियर? ओके। अब यहां पर मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, देखो, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि दो अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, मतलब इसका सोर्स, ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स ये दोनों की अपनी अपनी लाइट है, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं? तो वो दोनों कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, है कि नहीं? मतलब वो जो दो लाइट वेव एमिट करेंगे, हम नहीं कह सकते कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनकी वेवलेंथ सेम होगी, है ना, क्योंकि वो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हम एक ही सोर्स से अगर दो सोर्स ऑब्टेन्ड करें, है कि नहीं, तो वो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होंगी,
ठीक है, तो यहां देखो लिखा है टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, है कि नहीं। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पर हम लोग सिंगल सोर्स लेंगे और सामने एक कार्डबोर्ड को रख दिया हमने और वहां पर दो होल कर देंगे हम लोग, जिसे कहते हैं स्लिट, है ना। तो यहां से लाइट निकलेगी, वही लाइट उन दोनों होल से निकलेगी, तो वो दोनों होल क्या होंगे, सोर्सेस बन जाएंगे लाइट के, है कि नहीं। तो वो दोनों जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट बोलेंगे। अभी आगे जाके हम बात करेंगे, है ना, बेफिक्र रहो आप, ठीक है। तो सिंगल सोर्स से अगर आप कोई दो सोर्स बनाते हो तो उन्हें हम कोहेरेंट कहते हैं, है कि नहीं। क्यों कोहेरेंट कहते हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है कि वो दोनों सोर्सेस इस ओरिजिनल सोर्स पर डिपेंड करेगा। मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का ये लाइट वेव एमिट करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी का वो दोनों सोर्सेस भी एमिट करेंगे। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी वही है जो इसकी है, पेरेंट की, पेरेंट सोर्स की, है कि नहीं। ये कहानी है, ठीक है। चलो अभी आगे बातें होंगी। तो ये हो गया आपका सिंपल कोहेरेंट सोर्सेस, है ना, ठीक है। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें अब देखें यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, मेरी बात को सुनना। जब किसी मीडियम में, है ना, दो वेव विच इज एमिटेड बाय कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, मैंने कहा कोहेरेंट सोर्सेस से जब कोई दो लाइट वेव्स निकल रही हैं और उन दोनों लाइट वेव का जब सुपर इंपोजिशन होता है, मतलब जब वो दोनों वेव्स मिलती हैं, ठीक है, तो एक नए वेव का फॉर्मेशन होता है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है उस मीडियम में। तो उस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources, ठीक है। मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेस से जब लाइट वेव निकलती हैं और जब उनका सुपर इंपोजिशन होता है, ठीक है, तो मीडियम में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब फिर से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो उसे कहते हैं हम लोग, उस फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब दो लाइट वेव्स मिलती हैं, ठीक है, तो नए वेव का फॉर्मेशन होता है, नो डाउट, ठीक है। मतलब जब दो वेव मिलती हैं, ठीक है, तो वहां पर सुपरपोजिशन के कारण कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब कोई दो वेव्स मिलती हैं, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का उस मीडियम में, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है कि नहीं। अब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी कैसे होती है, तो सुनना, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो जब मान लो कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पे गिरा, है ना, तो देखो क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरा, ये देखो आप लोग, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये आपका एक वेव है, ठीक है, ये आपका एक और वेव है। तो आप देखो यहां पर पहले वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट, क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरा है ना, तो यहां पर एंप्लीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम,
ऐसा वेव बनेगा आपका, है कि नहीं? तो आप बताओ यहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई? हाई, बिकॉज एम्पलीट्यूड क्या हो गया? हाई, हाई है ना? तो जब कोई दो वेव के क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर रहा है, ट्रफ पे ट्रफ गिर रहा है, तो वहां का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, मतलब वहां का इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है? तो अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन जब एनर्जी का हुआ, उस वक्त कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है? उन पॉइंट्स को कहा जाता है कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है? द पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम मैक्सिमम कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिन पॉइंट्स पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, ठीक है, हम कहते हैं कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब वहां पर क्रेस्ट पे ट्रफ गिरा है कि नहीं? ठीक है? तो दो टाइप का होता है इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो गई है कि नहीं? वो डिपेंड करता है रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड्स के ऊपर। इज इट क्लियर? ठीक है? तो ये होता है आपका सिंपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, इंटरफेरेंस मतलब दो वेव सुपर इंपोज हो रहे हैं, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एनर्जी की, उसे कहते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब कब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कब इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी इंटेंसिटी, इसका मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो वो शुरू करते हैं। पहले आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? चले, तो मैथमेटिकल कंडीशन देखने से पहले एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं। देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि इंटरफेरेंस में हुआ क्या है। देखो, जो मैं कह रहा था ना आपसे कि सिंगल सोर्स से आप दो सोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हो कोहेरेंट वाले। देखो, ये आपका है, आपका ओरिजिनल सोर्स, वो अपना वेव फ्रंट यहां पर प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखो, ये जो सॉलिड है ना, इसे बोलेंगे क्रेस्ट, और जो डॉटेड है ना, उसे बोलेंगे ट्रफ, ठीक है? ये आपका क्या है? क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ठीक है? अब ये जब हिट होगा, यहां पर देखो ये दो ओपनिंग्स हैं, ए और बी, ये दो ओपनिंग्स हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों ओपनिंग्स भी इल्यूमिनेट होंगी। तो अब ये दोनों बन गए सोर्स। क्या बन गए? सोर्स, ठीक है? अब बताओ, ऑब्वियस ही बात है, ये जो दोनों लाइट वेव एमिट करेंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है इनके ऊपर, है कि नहीं? तो यहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, ठीक है? अब देखो, अब ये अपना वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो ये देखो, ये क्या है? क्रेस्ट, ये देखो ट्रफ, ठीक है? फिर ये आपका क्रेस्ट, फिर ये ट्रफ, है कि नहीं? नाउ ये भी देखो, इनका भी देखो, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ठीक है? फिर ये आपका क्रेस्ट, फिर ये ट्रफ, है ना? तो ये दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट अपना वेव प्रोड्यूस करेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहां पर सुपर इंपोजिशन हो गया, है ना? आप देखो, ध्यान से देखना आप लोग, ये देखो, आपका ये क्रेस्ट है इसका, है कि नहीं? और ये वाला जो क्रेस्ट है इसका, दिख रहा है आपको? ये सुपर इंपोज हो रहा है, मतलब यहां पर आपको दिख रहा है ना कि इनका वेव और इनका वेव सुपर इंपोज हो रहे हैं, है कि नहीं? एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है? अब आप जरा उन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है? ये देखो, इस वाले वेव का, ये देखो, इस वाले वेव का ये जो क्रेस्ट है, ठीक है, ये सॉलिड वाला क्रेस्ट होता है,
और इस वाले वेव का जो क्रेस्ट है, ये देखो, ये क्रेस्ट किसका है? इसका। ये क्रेस्ट किसका है? इसका। तो ये देखो, ये आपका है दोनों के क्रेस्ट का इंटरसेक्शन। फिर देखो, ये ट्रफ किसका है? इस वाले का। और ये ट्रफ किसका है? इस वाले का। तो ये देखो, दोनों के ट्रफ का इंटरसेक्शन, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहां पर इनकी वजह से आपको सामने स्क्रीन पर आपको एक ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, मतलब आपको आपको ब्राइट पैच दिखेगा, है कि नहीं? मतलब यहां की इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम दिखेगी, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो यह आपका ब्राइट फ्रिंज होगा। आप देख सकते हैं यहां पर, इसको वेव फॉर्म में बताया कि दोनों का देखो, ये क्रेस्ट क्रेस्ट, ठीक है, फॉल हुआ तो ये नया वेव बना। तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर रहा है, ट्रफ पे ट्रफ गिर रहा है कि नहीं? तो यहां पर आपको दिखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप देखो उसी के नीचे, ये देखो, ये जो आपके क्रॉस वाले पॉइंट्स हैं, ये देखो क्रॉस दिख रहा है आपको यहां पे क्रॉस, ये देखो क्रेस्ट पे ट्रफ है, देखो ये इसका ट्रफ है और ये इसका क्रेस्ट है। तो ये रहा आपका क्रॉस वाला पॉइंट। तो आप देखो, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिरेगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब वहां पर आपका मिनिमम इंटेंसिटी होगा, मतलब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर इनकी वजह से यहां पर आपको डार्क वाला पैच दिखेगा, कॉल्ड एज डार्क फ्रिंज, है ना? तो यहां देखो वेव का फॉर्म बताया है कि आपके क्रेस्ट पे ट्रफ गिरा है, क्रेस्ट पे ट्रफ है, तो ऑब्वियस ही बात है इंटेंसिटी क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना? तो ये डायग्राम आपको शो कर रहा है, ठीक है, कि कैसे दोनों वेव का सुपर इंपोजिशन होता है। और एक और बात देखो ध्यान से, यहां पर पहले आपको मिला ब्राइट, फिर मिला आपको डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, फिर होगा आपका यहां पर क्या? देखो ये आपका ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ। तो यहां पर फिर से ब्राइट, फिर उसके बाद क्या होगा? डार्क, मतलब ऑल्टरनेटली यहां पर आपको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, मतलब आपको फ्रिंजेस मिलते जाते हैं स्क्रीन पर, है कि नहीं? तो ऐसे सुपर इंपोजिशन होता है वेव का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में आपने समझ लिया कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, मतलब वेव्स कैसे मिल रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये जरा आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, चलो चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, देखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप यहां पर ध्यान देना, बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो मैं यहां पर दो वेव मान रहा हूं जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से एमिट हुई हैं, ठीक है। पहला वेव है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां पर a क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। दूसरा वेव क्या है? y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ये दूसरा वेव है कि नहीं? ठीक है, मैंने इन दोनों वेव में फाइ का फेज डिफरेंस रखा हुआ है और ये फेज डिफरेंस मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द टाइम, ठीक है, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट निकली है, ठीक है। चलो अब मैं दोनों का सुपर इंपोजिशन कराऊंगा, तो जब दोनों का सुपरपोजिशन होगा, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग वेव होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। अब देखो y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू पुट करते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से यहां पर
ये a साइन ओमेगा टी प्लस b, यहां पर साइन a प्लस बी का जरा फॉर्मूला यूज करो। तो साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, चलो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर a साइन ओमेगा टी प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा b साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस b का यहां मल्टीप्लाई करो b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर y इज इक्वल टू, यहां पर कॉमन क्या आएगा? तो यहां पर कॉमन आएगा साइन ओमेगा टी, तो यहां पर होगा आपका a प्लस बी कॉस फाइव। ठीक है, नाउ यहां पर देखो, पहले आप कॉस ओमेगा टी को लिख दो और उसके बाद b साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, यहां पर मैं कुछ एज्यूम करने वाला हूं। ठीक है, वो क्यों एज्यूम करने वाला हूं? देखो, जो हमारा पहला वेव है वो साइन फंक्शन है, जो दूसरा वेव है वो भी साइन फंक्शन है, तो जो रिजल्टिंग वेव होगा वो भी साइन फंक्शन होना चाहिए। तो मुझे साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर मैं कुछ सपोज करूंगा मैं। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूं। लेट, ये जो आपका a प्लस बी कॉस फाइव है, a प्लस बी कॉस फाइव, ठीक है, इसको मैं मानूंगा r कॉस थीटा, इसको माना मैंने r कॉस थीटा। ठीक, और ये जो आपका b साइन फाइव है एंड b साइन फाइव, इसको मानूंगा मैं r साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? तो अब बताओ क्या हो जाएगा? a प्लस बी कॉस फाइव, इसको मैंने बोला r कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखें, y इज इक्वल टू व्हाट? साइन ओमेगा टी, यहां पर a प्लस बी कॉस फाइव क्या हो जाएगा? r कॉस थीटा प्लस ये कॉस ओमेगा टी इंटू ये जो आपका b साइन फाइव है वो r साइन थीटा हो जाएगा इंटू r साइन थीटा। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू, अच्छा ये जो r है ना, ये जो r लिया है मैंने, ये r क्या होगा? रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड है कि नहीं? ये a, ये b, ये इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड से, तो जो नया वेव बनेगा ना उसका एम्पलीट्यूड मैंने r माना हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, यहां पर r कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर होगा आपका क्या? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, नाउ तो y इज इक्वल टू r इंटू, ये देखो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो ये होगा आपका साइन ऑफ a प्लस b, तो साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो, ये जो हमारा रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो साइन के टर्म्स में आ गया ना। ठीक है, जिसमें ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? r है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्योंकि जब दो वेव सुपर इंपोज होते हैं, ठीक है, तो उनके एम्पलीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या होगी, है कि नहीं? मतलब अगर मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है कि नहीं? तो इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा रिजल्टिंग वेव का। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? r की वैल्यू निकालने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ a b। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा मैं? देखो, ये जो हमने एजम्पशन किया है इसको इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो। अब आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर एंड ऐड करोगे। ठीक है,
मतलब दोनों को आप स्क्वायर करो, दोनों की स्क्वायरिंग करो और ऐड भी करो, ठीक है। तो यहां देखो, स्क्वायरिंग एंड ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग, यहां पर लेफ्ट साइड का स्क्वायर और इसका लेफ्ट साइड का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, a प्लस बी कॉस फाइ का स्क्वायर प्लस यहां पर होगा b साइन फाइ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये देखो आपका क्या, r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, अब देखना कैलकुलेशन देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ प्लस 2ab कॉस फाइ, ठीक है। नाउ इसका क्या होगा स्क्वायर, तो ये सिंपल आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ, ठीक है, इक्वल टू, यहां देखो ध्यान से, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ अब आप देखो, यहां पर ए स्क्वायर वैसा का वैसा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ में बी स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखना, नेक्स्ट पेज में आते हैं अपन, इधर देखो, तो ए स्क्वायर वैसा का वैसा, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आएगा अंदर कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ, है ना। एक बार आप देख लो, यहां पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ में बी स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ, और ये वाला 2ab कॉस फाइ वैसा का वैसा, तो ये आपका 2ab कॉस फाइ वैसा का वैसा, ठीक, इज इक्वल टू, अब आप देखो आरएचएस में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें कॉमन क्या आएगा, आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इज इट क्लियर, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया 1 प्लस 2ab इंटू कॉस फाइ इक्वल टू, यहां बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइ, ये होगा आपका रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। अब आते हैं अपन इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन पर, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, इधर देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सिंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर हम यह बोल सकते हैं क्या कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। भाई प्रोपोर्शनल डालोगे तो कांस्टेंट आता है ना यार, ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी को लेके, तो रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी है वो मैं आई मान रहा हूं, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं के इंटू रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है, तो आई इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर, ठीक। चलो अगर मैं इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड को लिखूं, सॉरी इंडिविजुअल वेव के इंटेंसिटी को लिखूं,
तो मैं क्या लिखूंगा, I1 इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। ये ए क्या था, ये ए आपका क्या था, पहले वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। दूसरे वेव का जो इंटेंसिटी होगा वो होगा के इंटू बी स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं काम करता हूं, जो I इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं क्या मैं, ठीक है। अब आप देखते जाओ यहां पर, ठीक है, ध्यान देना। तो I इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये वाली ना, या फिर इस रूट का स्क्वायर करो तो भी रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं क्या मैं, ठीक है। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू के अंदर मल्टीप्लाई करो, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab के cos फाइव, है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर I इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर जो k इंटू ए स्क्वायर है उसको I1 बोल सकता हूं मैं, k इंटू बी स्क्वायर I2 बोल सकता हूं क्या मैं। और आप देखो ध्यान से, यहां पर ये 2 ऐसा का वैसा, ए बी के को क्या मैं लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, हां बिल्कुल लिख सकते हैं यार, है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस, अब देखो ध्यान से यहां पर 2 अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहां पर के स्क्वायर है, इसको आप के इंटू के लिख सकते हो, तो एक के इसके साथ लिख दो और एक के इसके साथ लिख दो, ये आपका cos फाइव ऐसा का वैसा, ठीक है। तो आप देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ के ए स्क्वायर कितना होगा I1, के बी स्क्वायर कितना होगा I2 इंटू cos फाइव, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटेंसिटी निकालने का एक्सप्रेशन, मतलब जब दो वेव सुपर इंपोज होंगे, ठीक है, और जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड मतलब उसका इंटेंसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें आपका फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस, है ना। दो वेव में जो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो अपन ने फाई माना हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर हम बात करते हैं मैथमेटिकल कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहां देखो, तुम ये बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बोलेंगे, कब होगा, जब आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए ये cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, और इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम, और cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि cos फाइव की वैल्यू जो 1 है वो फाइव के किस किस एंगल पे होगी, तो वो सबको पता है, ठीक है। ध्यान देना यहां पर आप लोग, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका I शुड बी मैक्सिमम, I should be maximum, therefore cos phi should be maximum, therefore cos phi should be equal to 1, और cos phi की वैल्यू 1 कब होगी, जब phi की वैल्यू 2n पाई होगी, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर होगा तो वहां पर आपका cos की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो आपका इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी वहां पर, है ना। और इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन होगा। आप देखो
रखोगे यहां पर 0 तो 2 इंटू 0 इंटू पाई 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो इंटेंसिटी कितना होगा मैक्सिमम। मतलब दोनों में अगर फेज डिफरेंस 0 है, मतलब फेज डिफरेंस नहीं है, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, है कि नहीं? आप बताओ, फेज डिफरेंस अगर हम 0 बोल रहे हैं, दैट मींस यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो फेज डिफरेंस अगर 0 है, मतलब एक वेव ऐसा है, ठीक है, एक वेव ऐसा है तो दूसरा वेव भी ऐसा ही होगा। आप बताओ, दोनों में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस यहां पर 0 है। आप देख सकते हैं यहां पर पाथ का कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब फेज का डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आप देखो, क्रस्ट पे क्रस्ट गिरा है, ट्रफ पे ट्रफ गिरा है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। हाँ है ना? ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, अगर मैं रखता हूं n की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 2 पाई की, तो 2 पाई का अगर फेज डिफरेंस होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा। क्यों ऐसा? देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, अगर मान लो एक वेव आपका ये है, ठीक है, और दूसरा वेव जो है वो यहां के सोर्सेस से है ना, मान लो। तो आप बताओ, दूसरा वेव यहां से शुरू हो रहा है, तो आप बताओ दोनों के वेव में आपका फेज डिफरेंस कितने का है? 2 पाई का है कि नहीं? ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, तो ये दोनों वेव में आपका 2 पाई का फेज डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो भी आपके क्रस्ट पे क्रस्ट गिरेगा, ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा, तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई में अगर आपका फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है दो वेव के बीच में, तो डेफिनेटली वहां पर क्रस्ट पे क्रस्ट गिरेगा, ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल मैथमेटिकल कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कहानी होगी। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कहते हैं इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, और इंटेंसिटी मिनिमम होने के लिए कॉस की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए, और सभी जानते हैं कि कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आप बताओ कॉस फाई की वैल्यू -1 कब होगी? तो उसके लिए कंडीशन देखना पड़ेगा अपन को, है ना? तो आप देखो कॉस की -1 वैल्यू कब होगी वो अपन देखते हैं। आओ देखो, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर आप ध्यान देना, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब देखो यहां पर ध्यान से, हम कहेंगे आई शुड बी मिनिमम, मतलब कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर कॉस फाई की वैल्यू -1 कब होगी? जब फाई की वैल्यू 2n-1 इंटू पाई होगी, जिसमें n की वैल्यू शुरू करेंगे अपन 1 से, नॉट 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, है कि नहीं? ठीक है, अब एक काम करो, यहां पर रखो जरा n की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 कितना? 2, 2 - 1 कितना? 1, 1 इंटू पाई मतलब पाई, तो n की वैल्यू 1 मतलब यहां पर फाई की वैल्यू पाई, मतलब आपका फेज डिफरेंस कितने का? पाई का, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसे? देखते हैं, इधर देखो, हमारा यहां पर ये रहा एक आपका पहला वेव, और जो दूसरा वेव है वो यहां से शुरू हो रहा है, मान लो, ठीक है कि नहीं है? तो ये देखो, आप बताओ, ये 0 ये पाई होता है ना, तो आप बताओ ये दोनों वेव में कितने का डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है, एक के ट्रफ पे दूसरे का क्रस्ट गिर रहा है, तो क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ, तो ऑब्वियस ही बात है एम्पलीट्यूड वहां पर क्या हो जाएगा? मिनिमम।
तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, है कि नहीं? तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर रखोगे यहां पर आप मान लो n की वैल्यू 2, तो 2 2 4, दैट इज 4 - 1 3 पाई। ठीक है, तो आप बताओ 3 पाई का मतलब कहां पर, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। तो अगर वेव यहां से शुरू होगा तो भी आपके क्रेस्ट पे ट्रफ गिर रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है कि नहीं? और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में अगर फेज डिफरेंस हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये हमने जो कंडीशन देखी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो हमने फेज डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन देखी। अब मैं आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, है कि नहीं? तो कैसे होगा, ध्यान देना, इधर देखो। चलें, अब देखें यहां पर पाथ डिफरेंस। देखो, रास्ते का डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस, कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस। अब मैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को रिलेट करने वाला हूं। ठीक है, आप देखो ध्यान से। तुम ये बताओ पहले तो, एक वेव अगर ये रहा, ये रहा एक वेव, ठीक है, ये रहा एक वेव, है ना? अब देखना ध्यान से आप लोग, यहां पर अगर दूसरा वेव शुरू यहां से होता है, दूसरा वेव शुरू यहां से हो रहा है मान लो, ठीक है। अब आप बताओ दोनों में जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है, 2 पाई का है ना? ये बताओ, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ऐसे ही होता है ना ये। तो आप बताओ ये दोनों वेव में, मतलब सॉलिड वेव और डॉटेड वेव मैंने डिस्टिंग्विश किया है, दोनों वेव में आपका फेज का डिफरेंस कितना है, 2 पाई, है कि नहीं? और अगर मैं लेंथ के टर्म्स में डिफरेंस बताऊं तो आप बताओ यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा, क्या वो लैम्डा होगा, वेवलेंथ? भाई एक वेव की जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं ना हम लोग। मतलब आपके सॉलिड वाला वेव और डॉटेड वेव में अगर लेंथ के टर्म्स में डिफरेंस बोले तो लैम्डा डिफरेंस है आपका। भाई वेवलेंथ भी एक लेंथ है ना, मतलब यहां पर दोनों वेव में जो पाथ का डिफरेंस है वो वेवलेंथ के बराबर है कि नहीं? तो आप बताओ अगर मैं रिलेट करना चाहूं पाथ और फेस को, तो ये देखो, मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस है तो आपका फेस डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई, है कि नहीं? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो हम फेस डिफरेंस कितना बोलते हैं, 2 पाई। मतलब लैम्डा पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग आपका फेस डिफरेंस 2 पाई होता है कि नहीं? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, या करस्पॉन्डिंग उल्टा ही बोल सकते हैं अपन। आप देखो ऐसे कर लो, देखो अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो पाथ का डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। ठीक है, मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो लैम्डा के बराबर लेंथ में अंतर होगा। ठीक है, तो आप बताओ 2 पाई रेडियन के लिए आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो 1 रेडियन के लिए कितना होगा पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाय 2 पाई, यूनिटरी मेथड। तो आप बताओ 5 फेज डिफरेंस के लिए कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, है कि नहीं? देखो सिंपल यूनिटरी मेथड अपना रहा हूं यहां पर मैं। आप बताओ यहां पर ऑब्जर्व किया ना आपने कि 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस, तो 1 रेडियन फेज डिफरेंस के लिए कितना होगा पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाय 2 पाई। तो 5 रेडियन के लिए कितना होगा पाथ डिफरेंस, तो वो होगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5 ना। यूनिटरी मेथड सिंपल सा कि इतने के लिए इतना तो 1 के लिए कितना, फिर जितने के लिए चाहिए इंटू कर दो। तो आप बताओ ये जो पाथ डिफरेंस है ये 5 फेज डिफरेंस से करस्पॉन्डिंग है ना,
है कि नहीं? ये हमारा पाथ डिफरेंस है कि नहीं? डेल्टा एक्स मान लो पाथ डिफरेंस है ये, ठीक है? तो अगर फाई का फेज डिफरेंस होगा तो इतने का लेंथ में डिफरेंस होगा, है कि नहीं? मतलब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन सिंपल पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, कि जब आपका फाई का फेज डिफरेंस होगा तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई पाथ डिफरेंस होगा। आप एक काम को रख के देखते हैं यहां पर, इधर देखो, अगर मैं रखता हूं फाई की वैल्यू 2 पाई, रख के देखो वेरीफाई होगा। अगर मान लो फेस का डिफरेंस 2 पाई है, रखो यहां पर 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल, बताओ फेस डिफरेंस सॉरी पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा, जो कि दिख रहा है अपन को, है कि नहीं? एक काम करो, तुम यहां पर फाई की वैल्यू रखो 4 पाई, 4 पाई रखते हैं, 4 पाई तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा। यहां पर रखोगे 4 पाई तो ये आपका 2 पाई कैंसिल, 2 लैम्डा। और देखो अगर मैं बोल रहा हूं 4 पाई का फेज डिफरेंस, तो ऑब्जर्व कर सकते हो एक वेव ये और दूसरा वेव यहां से शुरू कर दो, यहां से, तो आप बताओ फेज का डिफरेंस कितना? 4 पाई। और अगर लेंथ के टर्म्स में डिफरेंस की बात करूं तो ये लैम्डा 2 लैम्डा का डिफरेंस है ना, पार्ट डिफरेंस, है कि नहीं? तो ये होता है आपका रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, है कि नहीं? तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में रिलेशन। अब देखो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंडीशन है वो हमने फेज डिफरेंस के टर्म्स में तो पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई होना चाहिए और आपका डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 पाई होना चाहिए। अब हम पाथ डिफरेंस के टर्म्स में देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कुछ नहीं है, बस फाई की जगह वो वैल्यू डालनी है अपन को, ठीक है? देखो ध्यान से, इधर देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो ध्यान से आप लोग, आप बताओ पाथ डिफरेंस है ना, पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2 पाई, आप बताओ यहां पर होता है फाई फेज डिफरेंस, तो हमने पढ़ लिया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई, तो यहां रखो 2n पाई, ठीक है? तो आपका ये 2 पाई कैंसिल, क्या मिलेगा आपको? n लैम्डा, है कि नहीं? मतलब मल्टीपल ऑफ लैम्डा में, ठीक है, अगर आपका पार्ट डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब मैंने बोला आपसे यहां पर कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा में अगर आपका पार्ट डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जरा सोच भी लो, अगर इसमें देखो आप ध्यान से, यहां देखो, इसमें देखो आप, यहां पर आपका लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, बिकॉज क्रस्ट पे क्रस्ट गिर रहा है, ट्रफ पे ट्रफ गिर रहा है। अगर मान लो वेव यहां से शुरू होता तो 2 लैम्डा का होता, 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, तो भी क्रस्ट पे क्रस्ट ट्रफ पे ट्रफ गिरता, ठीक है? चलो, तो यहां पर देखो ध्यान से, मतलब पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा हुआ, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है? मतलब n की वैल्यू यहां पर 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑब्वियस ही बात है, जो 2n पाई लिया था वहां पर हमने कहा था कि n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है, तो 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, अगर इनका पार्ट डिफरेंस है तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर? नाउ अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पाथ डिफरेंस के टर्म्स में, फॉर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? तो आपको अभी अपन ने देखा हुआ है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 होता है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना निकाला था अपन ने? 2n-1 इंटू पाई ना, ठीक। अब बताओ पाई से पाई कैंसिल, क्या ये होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, इतने का होगा ना पाथ डिफरेंस, है कि नहीं? यहां पर n की वैल्यू 1 से शुरुआत होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर 1 रखोगे तो 2 - 1 दैट इज 1 इंटू लैम्डा बाई 2, मतलब फॉर n इक्वल टू 1 डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 का अगर पार्ट डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसे? ये देखो, एक वेव ये रहा, दूसरा वेव यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप बताओ देख के यहां पर ये आपका पूरा होता है लैम्डा, तो ये आधा वेव का जो लेंथ होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ लैम्डा बाई 2 का अगर पार्ट डिफरेंस होगा दोनों वेव में, तो क्रेस्ट पे ट्रफ गिर रहा है, क्रेस्ट पे ट्रफ गिर रहा है, तो वहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम मतलब क्या होगा? इंटेंसिटी मिनिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? तो ये कंडीशन होगी आपकी सिंपल, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पर देख लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी? फॉर फेज डिफरेंस एंड फॉर पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आगे आने वाला जो टॉपिक है दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पर ये इस्तेमाल होगा, है कि नहीं? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, YDSC, है ना, जो कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो यहां पर अपना जो इंटरफेरेंस का जो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, और उसका मैथमेटिकल कंडीशन ये ओवर होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहां पर हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको? सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1-2 टॉपिक, ठीक है, पढ़ा, फिर तो कोई कूपन लगाना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।